जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी निर्मला भाग 7 सुनाने जा रही हूँ। एक दिन वकील साहब ने उसी दिन से तर्क वितर्क करना उचित न समझा। मासाराम को कल तैयार रहने की आज्ञा देकर अपनी बग्घी तैयार कराई और सैर करने चले गए। इधर कुछ दिनों से वह शाम को प्रायः सैर करने चले जाए करते थे। किसी अनुभवी प्राणी ने बतलाया था कि दीर्घ जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं होता। उनके जाने के बाद मानसाराम आकर रुक्मणी से बोला, बुआ जी, बाबूजी ने मुझे कल से स्कूल में रहने को कहा है। रुक्मणी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? मानसाराम, मैं क्या जानूं। कहने लगे कि तुम यहाँ आवारों की तरह इधर उधर घूमते रहते हो। रुक्मणी, तूने कहा नहीं कि मैं कहीं नहीं जाता। मानसाराम, कहा क्यों नहीं, मगर वह जब माने तब न। रुक्मणी, तुम्हारी नई अम्मा जी की कृपा होगी। और मानसाराम, बुआ जी, मुझे उन पर संदेह नहीं। वह बेचारी भूल से कभी कुछ नहीं कहती। कोई चीज मांगने जाता हूँ तो तुरंत उठाकर दे देती हैं। रुक्मणी, तू यह त्रिया चरित्र क्या जाने, यह उन्हीं की लगाई हुई आग है। देख, मैं जाकर पूछती हूँ। रुक्मणी झल्लाई हुई बोली, निर्मला के पास जा पहुंची। उसे आड़े हाथों लेने के, कांटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का सुअवसर वह हाथ से न जाने देती थी। निर्मला उनका बहुत आदर करती थी, उनसे दबती थी, उनकी बातों का जवाब तक न देती थी। वह चाहती थी कि यह सिखावन की बातें कहें, जहां मैं भूलूं वहां सुधर जाएंगी। सब कामों की देख रेख करती रहे, पर रुक्मणी उससे तनी ही रहती थी। निर्मला चारपाई से उठकर बोलिए, आइए दीदी बैठिए। रुक्मणी ने खड़े खड़े कहा, मैं पूछती हूँ, क्या तुम सबको घर से निकाल कर अकेले ही रहना चाहती हो? निर्मला ने कातर भाव से कहा, क्या हुआ दीदी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रुक्मिणी, मानसाराम को घर से निकालने देती हो, तिस पर कहती हो मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। क्या तुमसे इतना भी देखा नहीं जाता? निर्मला, दीदी, तुम्हारे चरणों को छूकर कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी आंखें फूट जाए अगर उसके विषय में मुंह तक खोला हो। रुक्मिणी, क्यों व्यर्थ कस्में खाती हो? अब तक तोताराम कभी लड़कों से नहीं बोलते थे। एक हफ्ते के लिए मानसाराम ननिहाल चला गया था तो इतना घबराए कि खुद जाकर लिवा आए। अब उसी मानसाराम को घर से निकालकर स्कूल में रहने के लिए बोल रही हैं। अगर लड़के का बाल भी बांका हुआ तो तुम जानोगी वह कभी बाहर नहीं रहा है। उसे न खाने की सुध रहती है, न पहनने की। जहाँ बैठता है वही सो जाता है। कहने को तो जवान हो गया है, पर स्वभाव बालकों जैसा ही है। स्कूल में उसकी मरण हो जाएगी। वहाँ किसे फिक्र है कि इसने खाना खाया या नहीं, कपड़े उतारे और कहाँ सो रहा है। जब घर में कोई पूछने वाला नहीं है तो बाहर कौन पूछेगा। मैंने तुम्हें चेता दिया था, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। वकील साहब सैर करके लौटे तो निर्मला ने तुरंत यह विषय छेड़ दिया। मानसाराम से वह आजकल थोड़ी अंग्रेजी पढ़ती थी। उसकी चले जाने पर फिर उसके पढ़ने का हरज न होगा, दूसरा कौन पढ़ाएगा। वकील साहब को अब तक यह बात न मालूम थी। निर्मला ने सोचा था कि जब कुछ अभ्यास हो जाएगा तो वकील साहब को एक दिन अंग्रेजी में बात करके चकित कर दूंगी। कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो उसे अपने भाइयों से ही हो गया था। अब वह नियमित रूप से पढ़ रही थी। वकील साहब की छाती पर सांप सा लौट गया। त्योरियां बदलकर बोले, वे कब से पढ़ा रहा है तुम्हें? मुझसे तुमने कभी नहीं कहा। निर्मला ने उनका यह रूप केवल एक बार देखा था, जब उन्होंने
सियाराम को मारते मारते बेदम कर दिया था। वही रूप और भी विकराल बनकर आज उसे फिर दिखाई दिया। सहमति हुई बोली, उनके पढ़ने में तो इससे कोई हरज नहीं होता। मैं उसी वक्त उनसे पढ़ती हूँ जब उन्हें फुर्सत रहता है। पूछ लेती हूँ कि तुम्हारा हरज तो नहीं हो रहा तो आ जाओ। बहुधा जब वह खेलने जाने लगते हैं तो 10 मिनट के लिए रोक लेती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि उनका नुकसान ना हो। बात कुछ न थी मगर वकील साहब हताश होकर चारपाई पर गिर पड़े और माथे पर हाथ रखकर चिंता में मग्न हो गए। उन्होंने जितना समझा था बात उससे कहीं अधिक बढ़ गई थी। उन्हें अपने ऊपर क्रोध आया कि मैंने पहले ही क्यों न इस लड़के को बाहर रखने का प्रबंध किया। आजकल जो यह महारानी इतनी खुश दिखाई देती है, इसका रहस्य अब मैं समझ गया। पहले कभी कमरा इतना सजा सजाया न रहता था, बनाव चुनाव भी न करती थी, पर अब देखता हूँ काया पलट सी हो गई है। जी में तो आया कि इसी वक्त चलकर मानसाराम को निकाल दें, लेकिन प्रौढ़ बुद्धि ने समझाया कि इस अवसर पर क्रोध की जरूरत नहीं, कहीं इसने भांप लिया तो गजब हो जाएगा। जरा इसके मनोभाव को टटोलना चाहिए। बोले, यह तो मैं जानता हूँ कि 2-4 मिनट तुम्हें पढ़ाने से उसका हरज नहीं होगा, लेकिन आवारा लड़का है, अपना काम न करने का उसे एक बहाना मिल जाएगा। कल अगर फेल हो गया तो साफ साफ कह देगा, मैं तो दिन भर पढ़ाता रहता था। मैं तुम्हारे लिए कोई मिस नौकर रख दूंगा, कुछ ज्यादा खर्च न होगा। तुमने मुझसे पहले कहा ही नहीं। यह तुम्हें भला क्या पढ़ाता होगा, 2-4 शब्द बताकर भाग जाता होगा। इस तरह तो तुम्हें कुछ भी न आएगा। निर्मला ने तुरंत इस आक्षेप का खंडन किया। नहीं, यह बात तो नहीं है। वो मुझे दिल लगाकर पढ़ाते हैं और उनकी शैली भी कुछ ऐसी है कि पढ़ने में मन लगता है। आप एक दिन जरा उनका समझाना देखिए। मैं तो समझती हूँ कि मिस इतने ध्यान से न पढ़ाएंगे। मुंशी जी अपनी प्रश्न कुशलता पर पूछे, मूंछों पर ताव देते हुए बोले, दिन में एक ही बार पढ़ाता है या कई बार? निर्मला अब भी इस प्रश्नों का आशय न समझी। बोली, पहले तो शाम को ही पढ़ा देते थे, अब कई दिनों से एक बार आकर लिखना भी देख लेते हैं। वह तो कहते हैं कि मैं अपने क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अभी परीक्षा में इन्हीं को प्रथम स्थान मिला था। फिर आप कैसे समझते हैं कि उनका पढ़ने में मन नहीं लगता? मैं इसलिए और भी कहती हूँ कि दीदी समझेंगी, इसी ने यह आग लगाई है। मुफ्त में मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। अभी जरा ही देर हुई है, धमका कर गई हैं। मुंशी जी दिल में कहा, खूब समझता हूँ, तुम कल की छोकरी होकर मुझे चराने चली, दीदी का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करना चाहती है। बोली, मैं नहीं समझता, बोर्डिंग का नाम सुनकर क्यों लड़के की नानी मरती और लड़के खुश होते हैं कि अब अपने दोस्तों में रहेंगे और यह उल्टे रो रहा है। अभी कुछ दिन पहले तक यह दिल लगाकर पढ़ता था। यह उसी मेहनत का नतीजा है कि अपने क्लास में सबसे अच्छा है, लेकिन इधर कुछ दिनों से इसे सैर सपाटे का चस्का पड़ जाता है। अगर अभी से रोकथाम न की तो पीछे करते धरते न बन पड़ेगा। तुम्हारे लिए मैं एक मिस रख दूंगा। दूसरे दिन मुंशी जी प्रातःकाल कपड़े लत्ते पहनकर बाहर निकले। दीवान खाने में कई मुवक्किल बैठे थे। उनमें एक राजा साहब भी थे, जिनसे मुंशी जी को कई हजार सालाना मेहनताना मिलता था। अगर मुंशी जी उन्हें वहीं बैठे छोड़ 10 मिनट में आने का वादा करके बग्घी पर बैठकर स्कूल के हेडमास्टर के यहाँ जा पहुंचे। हेडमास्टर साहब बड़े सज्जन पुरुष थे।
वकील साहब का बहुत आदर सत्कार किया, पर उनके यहाँ एक लड़के की भी जगह खाली न थी। सभी कमरे भरे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब की कड़ी ताकीद थी, मुसिल के लड़के को जगह देकर तब शहर के लड़कों को दिया जाए। इसलिए यदि कोई जगह खाली भी हुई तो मानसाराम को जगह न मिल सकेगी, क्योंकि कितने ही बाहरी लड़के प्रार्थना पत्र रखे हुए हैं। मुंशी जी वकील थे। रात दिन ऐसे प्राणियों से उनका पाला पड़ता था जो लोभवश असंभव को भी संभव, असाध्य को भी साध्य बना सकते थे। समझे, शायद कुछ दे दिलाकर काम निकल जाए। दफ्तर क्लर्क से ढंग की कुछ बातचीत करनी चाहिए। पर उसने हंसकर कहा, मुंशी जी, यह कचहरी नहीं है, स्कूल है। हेडमास्टर साहब के कानों में इसकी भनक भी पड़ गई तो जामे से बाहर हो जाएगा और मानसाराम को खड़े खड़े निकाल देंगे। संभव है अफसरों से शिकायत कर दें। बेचारे मुंशी जी अपना सामूह लेकर रह गए। 10 बजते बजते झुझलाए हुए घर लौटे। मानसाराम उसी वक्त घर से स्कूल जाने को निकला। मुंशी जी ने कठोर नेत्रों से उसे देखा, मानो वह उनका शत्रु है, और घर में चले गए। इसके बाद 10-12 दिनों तक वकील साहब का यही नियम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते रहते और मानसाराम की बोर्डिंग हाउस में दाखिला करने की चेष्टा करते। पर किसी स्कूल में जगह खाली न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल जाता था। अब 2 ही उपाय थे, या तो मानसाराम को अलग किराए के मकान पे रख दिया जाए या किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान न थी। मुफस्सिल के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का संकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मानसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि अब वह खेलने भी न जाता। स्कूल जाने के पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता था। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती, लेकिन मानसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्मसम्मान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मानसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर से उसे महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर काटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? इतने दुर्बल क्यों हो गए हो? मानसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है। मुंशी जी, फिर तुम इतने दुर्बल क्यों हो? मानसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मिणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। बोली, दुबला क्यों नहीं होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारी थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी। होमचा खिलाकर इनकी आदत बिगाड़ देती थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है। दुबला न होगा। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरों के लिए न हो सके वह तुम्हें खुद करना चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मिणी जब तक अपना समझती थी करती थी, जब तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले से चिपटूं। पूछो, कई दिन से दूध नहीं पिया।
जाके कमरे में देख आओ, नाश्ता के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वह भी पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती हैं मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए तो मुंह में डालूं। तो भैया इस तरह वे लड़के पलते होंगे जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख नहीं देखा होगा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सुखी नहीं रह सकते। मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हो। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है। मेरे पास आते भी है तो डरता, और फिर मेरे पास रखा ही क्या रहता है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मानसाराम 2 फुलके खाकर उठ खड़ा हुआ। मुंशी जी ने पूछा, क्या 2 ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया 2 ही फुलके तो लिए। मानसाराम ने सकुचाते हुए कहा, दाल और तरकारी भी तो थी, ज्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे। अगर यूं ही दुबला होता गया तो इसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि मैं घर की मालकिन नहीं। यह नहीं समझती हैं कि मुझे घर की मालकिन बनने का क्या अधिकार। जिसे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है। बनी तो थी साल भर तक मलकिन, 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपए बचा लेती थी। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरा न पड़ता था। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसकी क्या जरूरत कि जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी उधेड़ बूंद में पड़े रहे। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना रहती है। जितना बंद कमरे में कुसंगत से जरूर बचाइए, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिए। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। वह घर लौटकर मानसाराम के पास गए। वह अभी स्कूल से आया था और बिना कपड़ा उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर ताक रहा था। उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न हो रहा था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मानसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे वह इस गोद के बदले पाकर प्रसन्न हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हैं जिनको भाग्य में मातृ वियोग का दुख भोगना बदा है। आज मुझ सा अभागा संसार में और कौन है? किसे मेरे खाने पीने मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल की चोट लगेगी? पिता को अब मुझे रुलाने में मजा आता है। वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही है। माता तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहाँ जा रहा है? वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम 3 भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मानसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मानसाराम ने चटपट आंसू पोंछ डाले और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह
पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मानसाराम का दिल धड़ धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य घोर निद्रा से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते हो बेटा, किसी ने कुछ कहा क्या? मानसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी, तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा। मानसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं। मुंशी जी, क्या करूं बेटा, शादी तो इसलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मानसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता था। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था। समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपना पुत्र प्यारा न हो और आवारा फिरते देखकर रंज न करता हो। इसलिए मैंने तुझे बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था। बस और कोई बात नहीं थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हो जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ, मैं भ्रम में था। तुम शौक से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो। ताजी हवा से तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की जरूरत नहीं। समझ लो कि वह घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृ प्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। निराश और क्षोभ से विकल होकर उसके मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक तरंग सी हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगे। मुंशी जी करुण से विह्वल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यथित हो उठता था, जिसके शील बुद्धि और चरित्र अपने पराये सभी का बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर हो गया था। वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे थे। उसका निर्वासन देने को तैयार हो गए। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना उछल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक एक ऐसी युक्ति सूझी जिसमें आशा हो रही है कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू को अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने इस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इससे अभिष्ट सिद्ध होगा या नहीं इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मानसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मानसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ कुछ आभास हो गया था। ओहो, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हैं, मुझे यह इतनी गई गुजरी समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिनों से रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया कि इन्हें क्यों ऐसा संदेह हो रहा है।
मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों से खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। तो क्या उसका मानसाराम से पढ़ना, उससे हंसना बोलना इनके संदेह का कारण है? तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगी, भूल कर भी मानसाराम से न बोलूंगी, उसकी सूरत न देखूंगी। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी में हम आपसे फिर मिलते हैं।